आप सबका स्वागत है अमोघ एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के सिलेबस के बारे में। उसका पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया गया है और उसमें किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उन सब की हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि उसका सिलेबस किस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें 2 प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। प्रश्न पत्र प्रथम में 50 प्रश्न रहेंगे और द्वितीय जो रहेगा उसमें 150 प्रश्न रहेंगे। पहले प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान रहेगा। इसके पूर्णांक जो है वो 200 रहेंगे और इसकी जो अवधि है वो आपकी 1 घंटा रहेगी। जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो हमारे विषय से संबंधित रहेगा और उसमें 150 प्रश्न रहेंगे जो कि 600 अंक के रहेंगे और समय अवधि 3 घंटे की रहेगी। ठीक है, अर्थात एक प्रश्न जो है वो 4 अंक का रहेगा। इस बार इसमें इन्होंने एक चीज़ आपकी और ऐड कर दी है ना, ये आपका इंटरव्यू जो है वो कर दिया है। साक्षात्कार जो रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 100 अंकों का रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 900 नंबर का कुल योग होता है। अब हम बात कर लेते हैं जिस विषय से हमें पढ़ना है। तो ये जो चैनल है वो हिंदी साहित्य के लिए है, तो हम हिंदी साहित्य विषय की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे साहित्य का जो पाठ्यक्रम है वो क्या निर्धारित किया गया है, क्या पाठ्यक्रम दिया गया है, इसके हम एक एक बिंदु पे बात करते हैं, है ना। इसमें पहली जो यूनिट है, पहली जो इकाई है, उसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और स्वरूप की बात की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारी हिंदी भाषा का उद्भव एवं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप आएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। मान लो हमारा संस्कृत से जो उद्भव हुआ है ना, उसकी बात ये कर रहा है, उसका विकास क्रम की बात करेगा। ठीक है, और अपभ्रंश के जो क्षेत्रीय रूप उस समय पे थे प्रचलित, उन अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों की बात की जाएगी। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हिंदी प्रदेश की उपभाषाएं और बोलियाँ। ठीक है, अवधी, ब्रज, बघेली, मालवी, बुंदेली, इन सब का परिचय। ठीक है, और इनका साहित्य के क्षेत्र में योगदान क्या रहा है। ठीक है, जैसे हम अगर अवधी की बात करें या हम ब्रज की बात करें तो अवधी में आपको रामचरितमानस देखने को मिलती है ना। ब्रज भाषा में आपको पूरे सूरसागर जो है या सूरदास की जो रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली है, ये सब आपको किस भाषा में, ब्रज भाषा में देखने को मिलती है। इसी प्रकार मालवी, बघेली, बुंदेली, इन सब में आपको, जैसे बुंदेली है तो ईश्वरी इनका जो रहेगा। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा के काव्य में आपको देखने को मिल जाएंगे बुंदेली शब्द। ठीक है, तो ये इनका योगदान जो साहित्य में वो है। अगली हम बात कर लेते हैं खड़ी बोली का साहित्यिक रूप एवं विकास, सरस्वती तथा अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका। अर्थात जो खड़ी बोली का विकास हुआ है ना, और उसका जो साहित्यिक स्वरूप बना है वो कब से और किस प्रकार रहा है और उसमें सरस्वती पत्रिका की भूमिका क्या रही है। ठीक है, अगर हम थोड़ा मोटा मोटी बात करें तो हम देखते हैं कि ये भारतेंदु युग में स्टार्ट, ठीक है, भारतेंदु युग तक आपकी ब्रज और क्या चल रही थी, अवधी भाषाएं, दोनों भाषाएं चल रही थी। परंतु भारतेंदु युग में एक तरफ जब गद्य साहित्य आता है, गद्य साहित्य का उदय होता है, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी जाने लगी थी। ठीक है, खड़ी बोली में भी आपकी रचनाएं देखने को मिल रही थी। पर अगर पूर्ण रूप से देखें तो ये जो सरस्वती पत्रिका दी हुई है, इसके संपादक बने थे 1903 में हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उन्होंने गद्य की भाषा के साथ साथ पद्य की भाषा के रूप में भी खड़ी बोली को क्या कर दिया था, निर्धारित कर दिया था। और इनसे प्रभावित होकर बहुत सारे जो हमारे कवि लेखक हुए, उन्होंने क्या किया, इनसे प्रभावित होकर अपने साहित्य की भाषा खड़ी बोली को बना लिया गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा उदाहरण जो देखने को मिलता है वो साकेत महाकाव्य मिलता है। ठीक है, साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखा और ये पूरा खड़ी बोली में है। ठीक है, तो ये आप इसका प्रभाव देख सकते हो सरस्वती पत्रिका का और हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका कि स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें हिंदी की भूमिका, हिंदी प्रचार प्रसार के लिए जो संस्थाएं थी उनकी भूमिका, है ना। जैसे नागरिक प्रचारणी सभा काशी, है ना, दक्षिण भारत प्रचारणी सभा है आपकी। ठीक है, इनने किस प्रकार हिंदी के विकास में, है ना, और उसके प्रचार प्रसार में किस प्रकार योगदान दिया है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की क्या भूमिका रही है ना। तो जैसे भूमिका में अगर थोड़ा सा देखें तो हिंदी भाषा जो थी उस टाइम पे जन जन की भाषा थी, तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्ति क्या करता था, हिंदी में करता था, और वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपनी भाषा के माध्यम से उसको पहुंचा सकता था। अगला है आपका देवनागरी लिपि का विकास।
इसमें देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं हम देखेंगे। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास जैसे आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है ना, विकास किससे हुआ है आपका ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। इसकी दो शाखाएं थी, एक उत्तरी शाखाएं थी, एक दक्षिणी शाखा थी। ठीक है, इसकी उत्तरी शाखा से हमारा देवनागरी लिपि बनी है, जो अपने गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पे या देवों के नाम पे अलग अलग उसकी जो अंदर हम पढ़ेंगे तब उसका पूरा विवरण देखेंगे किस प्रकार उसका नाम रखा गया है। ठीक है, उसकी वैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं, है ना, कि वो लिपि वैज्ञानिक है, मतलब जो उच्चारण जहाँ जिस स्थान पे होना चाहिए वो उच्चारण रहेगा। इसमें जो हम 5 वर्ग देखते हैं, का, चा, टा, ता और पा, इस वर्ग में जैसे ये कंठ ध्वनि है तो ये कंठ से उच्चारित होंगी, ये वैज्ञानिकता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं, है ना, विशेषताएं जैसे जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। ठीक है, जैसे जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। आप सबने भूल भुलैया मूवी देखी होगी, उसमें हमारे परेश रावल क्या कहते हैं कि यार इंग्लिश क्या है, बोलते कैट हैं, लिखते CAT हैं और होती बिल्ली है ना। और हमारी हिंदी क्या है, लिखते भी बिल्ली हैं, होती भी बिल्ली है और बिल्ली बोलते भी उसको बिल्ली ही है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है, जो लिखा जाता है वो बोला जाता है। ठीक है, एक आपका प्रत्येक ध्वनि के लिए एक क्या रहेगा, प्रत्येक अक्षर के लिए एक ध्वनि निर्धारित होती है। इस प्रकार अनेक विशेषताएं हैं देवनागरी लिपि की। ठीक है, ये प्रथम यूनिट है। अब दूसरी इकाई की बात हम अगर करें तो इसमें हिंदी भाषा के विविध रूपों की बात की गई है ना। विविध रूप मतलब क्या क्या है, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, है ना, किस प्रकार है। ठीक है, उनकी बात है। तो पहला जो टॉपिक है वो है मानकीकरण। ठीक है, और मानक हिंदी के विविध रूप, मानक हिंदी की शैलियाँ क्या है। जैसे हम देखें तो मानकीकरण का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया जाता है ना। जैसे अगर हम बात करें, है ना, एक चाबी, है ना, तो इसको कुंजी भी बोलते हैं, है ना, और आपकी चाबी बोलने लगे इसको, है ना, बा लिख देते हैं। ठीक है, की बोलते हैं। तो अब इसको क्या है, कोई दूसरी भाषा वाला व्यक्ति जब सीखने आएगा तो वो एक शब्द के 4 प्रकार देखेगा, है ना, किसी वस्तु के 4 नाम देखेगा तो वो बोलेगा अरे किस प्रकार की चीज़ें हैं, है ना, ये क्या है, तो उसको कठिनाई होगी। इसलिए क्या एक मानक निर्धारण कर दिया जाता है। जैसे ताला जिससे खुलता है जिस यंत्र से, उसका नाम क्या रख दिया गया है, चाबी। ठीक है, फिर हिंदी भाषा के विविध रूप, जिसमें आपकी संपर्क भाषा हो जाएगी, मध्यम भाषा हो जाएगी, आप बहुत सारी इसके रूप होते हैं। कार्यलीन भाषा, संपर्क भाषा का मतलब सीधा सा ये होता है कि जब हम एक दो विभिन्न भाषाई लोग जिस भाषा में अपना संपर्क स्थापित करते हैं। ठीक है, मान लो कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है ना, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, वो मध्य प्रदेश के व्यक्ति से बात करेगा, है ना। अब इसकी अपनी भाषा ब्रज भाषा भी है, यहाँ बुंदेली भाषा भी चलती है ना, और भी उपभाषाएं जो चलती हैं। मध्य प्रदेश में आपकी मालवी भी है, बुंदेली भी है, बघेली भी है। मान लो कोई मालवी वाला व्यक्ति ब्रज वाले से बात करेगा तो वो मालवी में भी नहीं करेगा, ब्रज में भी नहीं करेगा, वो किस में करेगा, हिंदी में करेगा, है ना। तो ये हिंदी क्या हो गई, संपर्क भाषा हो गई। ठीक है, अगला राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा आप सब जानते होंगे, हमारी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, और ये आपका किसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है, इसको मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है, ये ध्यान देने योग्य बात है। अगर आपको पता नहीं है तो आप ये ध्यान रखें कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, यहाँ केवल राज्य भाषा है जो कि हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। ठीक है, अब इसके बाद संवैधानिक स्थिति की बात करता है। ठीक है, अगले टॉपिक में संवैधानिक स्थिति। तो संवैधानिक स्थिति क्या है, तो हम संवैधानिक स्थिति में एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि भाग 17 है ना, भाग 17 में अनुच्छेद, है ना, अनुसूची देख लेते हैं। अनुसूची 8 अनुच्छेद आपके 343 से 351 तक हिंदी का वर्णन आपको मिलेगा, है ना। जिस 343 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 1, 2, 3 स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये बात की गई है। वर्तमान परिदृश्य में हिंदी क्या है, इस बारे में बात है। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, मतलब कंप्यूटर पे किस प्रकार से हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। जो अलग अलग फॉन्ट देखते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर आजकल बन गए हैं। ठीक है, तो इन सब की बात हम करेंगे, है ना, इससे संबंधित प्रश्न आएगा आपका। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब तीसरी इकाई है, इसमें आपका पहला हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इतिहास के बारे में पूरी यहाँ पे हम विस्तृत में सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी, विस्तृत में सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य का स्थान क्या है ना। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, मतलब हमारा जो ज्ञान था, हमारा जो वेद जो जहाँ से चल के आए हैं, उस परंपरा को हिंदी ने किस प्रकार संजोकर संवार कर रखा है ना। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि हाँ भाई, हिंदी ने उस चीज़ को अपने साहित्य के माध्यम से ज्ञान की परंपरा को बनाए रखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, मतलब हिंदी साहित्य किस प्रकार लिखा जाता है
है ना, हिंदी साहित्य के प्रमुख आधार क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में। हिंदी साहित्य के काल विभाजन, है ना, जो हम काल विभाजन में हम क्या देखते हैं, है ना, काल विभाजन में आपको पता होगा कौन कौन से काल आते हैं। एक आदि काल आता है, एक भक्ति काल आता है, रीति काल आता है, आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में फिर हो जाते हैं आपके कौन कौन से, भारतेंदु युग हो जाता है, द्विवेदी युग हो जाता है, छायावाद हो जाता है, प्रगतिवाद हो जाता है, प्रयोगवाद हो जाता है। तो इस प्रकार इनका वर्णन किस प्रकार है, उन सब के बारे में यहाँ पे आपकी विस्तृत में रहेगा, है ना, और इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। जैसे प्रश्न हम अगर देखें तो काल विभाजन में किसने किस आदिकाल को किसने आदिकाल नाम दिया है, किसने वीरगाथा काल नाम दिया है ना। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना होती है और यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगली बात हम करते हैं आदिकाल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि और उसका साहित्य पर प्रभाव, ठीक है। तो उस टाइम पे सामाजिक स्थिति क्या थी, समाज की बनावट, समाज किस प्रकार का समाज था, है ना। आर्थिक स्थिति मतलब अर्थव्यवस्था के साधन क्या थे, जीवन यापन के साधन क्या थे, किस प्रकार अपना जीविकोपार्जन चलाते थे व्यक्ति, जीविकोपार्जन के साधन क्या हुआ करते थे। राजनीतिक पृष्ठभूमि, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि आज के समय पे जो सरकार चलती है ना, जो लोकतंत्र है, उस टाइम पे नहीं था, उस समय पे लोकतंत्र नहीं था। तो उस टाइम पे क्या चलता था, राजा का शासन चलता था, राजतंत्र चलता था, ठीक है। और उसका साहित्य पर प्रभाव, है ना। तो साहित्य पे प्रभाव के लिए आपको मैं एक बात बता दूं, आप लोग उसको नोट भी कर सकते हो अभी, और आपको याद रखना है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखते हैं 1929 में जब प्रकाशित होता है, तो उसमें वो बोलते हैं, है ना, कि जो साहित्य होता है वो जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है ना। अब ये कैसे रिलेट होता है कि अगर वहाँ पे समाज जैसा रहा होगा वो व्यक्ति उसी प्रकार का साहित्य लिखेगा, है ना। मतलब हम अगर साहित्य को पढ़ते हैं तो उस समाज के बारे में पता चल जाता है या उस समाज से साहित्य का अंतर संबंध होता है, ठीक है। मान लो अगर कोई घटना कोई घटी ही नहीं है ना, मान लो हम बोल रहे हैं कि मतलब क्या करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, स्वर्ग मिलता है, मतलब झूठ होगा, है ना, तब तो उसके विपक्ष में सत्य की बात की गई है। अगर झूठ नहीं होता तो सत्य नाम की वस्तु की संकल्पना नहीं की जा सकती थी, ठीक है। तो ये आपका हुआ। फिर आदिकाल का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, प्रमुख साहित्य प्रवृत्तियां और प्रमुख कवि। तो आदिकाल में बहुत प्रकार के साहित्य प्रचलित थे। जैन साहित्य, जैसे मैंने कहा जैन साहित्य में भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, ये प्रमुख ग्रंथ मानेंगे, है ना। जैन के जो जितने भी ग्रंथ थे वो जैन साहित्य में है। सिद्ध साहित्य, यहाँ पर राहुल सांकृतायन जो थे, है ना, राहुल सांकृतायन जो है वो क्या बात करते हैं, सिद्ध साहित्य के 84 सिद्धों की मतलब बताते हैं, 84 सिद्धों के बारे में, सिद्धों की संख्या 84 बताते हैं, जिसमें सहरपा है, कुंडप्पा है, लुईयप्पा है, डिम्बिप्पा है ना, ये सब जो है ना, ये पा जो है इनका आखिरी में लगाते थे नाम के अंत में, ठीक है, उनकी बात है। नाथ साहित्य में नवनाथ की बात है, मतलब नवनाथों की बात है ना। रासो का भी ये वीर रस प्रधान थे, इन्हीं के आधार पे रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था, क्योंकि इन्होंने 12 ग्रंथों का अध्ययन किया और वो 12 ग्रंथ अधिकतर वीर रस प्रधान थे, है ना। जैसे परमाल रासो, बीसल देव रासो, है ना, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, ये सब ग्रंथ रासो काव्य है। लौकिक साहित्य मतलब उस टाइम पे जो सामान्य जनता में, या जिसको हम लोक बोलते हैं, जनमानस जो बोलते हैं, उसमें जो प्रचलित था, उसमें जो साहित्य लिखा गया वो लौकिक साहित्य, उसकी प्रवृत्तियां और प्रमुख कवि, है ना। प्रमुख कवि में हमारे सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। जैसे अमीर खुसरो है, पृथ्वीराज रासो के हमारे कौन है, चंद्रवरदाई है, ये सब कवि हैं, इनके नाम हम देखेंगे, ठीक है। अगला हमारा है इकाई 4, ठीक है। इकाई 4 में हमारे क्या दिया है, हिंदी कविता, है ना, का भक्तिकालीन साहित्य, मतलब भक्ति काल की बात इसमें की जा रही है, ठीक है। जैसे भक्तिकाल की साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। भक्तिकाल में, भक्तिकाल का समय सीमा कब से है, 1375 से, ठीक है, सॉरी हाँ 1375 से आपकी भक्तिकाल की समय सीमा है, ठीक है। उस टाइम पे सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थी। भक्तिकाल की प्रमुख धाराएं जैसे निर्गुण धारा, है ना, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, है ना। आप सबने पढ़ा होगा भक्तिकाल, तो भक्तिकाल में मुख्यतः तो 2 वर्गों में है, एक निर्गुण है और एक सगुण है। फिर निर्गुण की फिर 2 हो जाती है, ज्ञान और प्रेम, और सगुण की फिर 2 हो जाती है, राम और कृष्ण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। फिर संत काव्य परंपरा आपकी अलग से जाएगी, उसका वैचारिक आधार क्या है, सामाजिक अवदान क्या है, प्रमुख संत कवि जिनमें कबीरदास, दादू, नानक, है ना, इनका दर्शन क्या है, इन्होंने किस प्रकार से अपनी रहस्य भावना को प्रस्तुत किया है, किस प्रकार से कुरीतियों पर कटाक्ष किया है, प्रहार किया, इन सब की हम बातें करेंगे।
ठीक है। अगला आता है सूफी काव्य परंपरा, है ना, इसके बारे में भी उसकी प्रवृत्ति और सूफी साहित्य की बात की जाएगी। ठीक है, कि सूफी कवि जो थे हमारे जायसी, कुतुबन, मंझन, ये इन्होंने किस प्रकार का साहित्य लिखा है। ठीक है, इसके बारे में सगुण काव्य परंपरा की अगर बात करें तो इसमें हम राम भक्ति धारा, हिंदी का राम काव्य, तुलसी की भक्ति भावना, समन्वय भावना, तुलसी की रामराज की कल्पना, तुलसी साहित्य की सामाजिक उपादेयता, तुलसी की लोक मंगल दृष्टि, है ना, मतलब जो तुलसी की रामचरितमानस है उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है ना, जैसे भक्ति भावना, समन्वय भावना, समन्वय का मतलब इसने वैष्णव और शैव में समन्वय स्थापित किया, निर्गुण और सगुण में समन्वय स्थापित किया। इस प्रकार हम तुलसी के बारे में बात करेंगे। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात करें तो इसकी प्रवृत्तियाँ, इसके प्रमुख कवि कौन थे, गीत का परंपरा इसमें क्या रही, है ना, कृष्ण का काव्य, सूरदास की भक्ति भावना किस प्रकार है, सूरदास ने अपना कृष्ण भक्ति में वात्सल्य वर्णन किस प्रकार किया है, भ्रमर की सार किस प्रकार रहा है। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय, हरिदासन सबके संप्रदाय के संस्थापकों के नाम, है ना, और उन सबसे संबंधित सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस में है। अगला है रचनाएं, जिनमें कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक राम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसमें पद संख्या 160 से 210 तक की बात की जाएगी, है ना। अब यहाँ पे जो कविता जो दी है उसको सबको अलग, जैसे रामचरित मानस है तो रामचरित मानस से इन्होंने क्या लिया है, गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना, राम भक्ति कविता की वंदना और नाम की महिमा के बारे में। अयोध्या कांड से क्या लिया है, भरत राम का संवाद, चित्रकूट का भ्रमण, श्री राम भरत का पादुका देकर वापस भरत की विदाई, अरण्य कांड में सबरी ले लिया, है ना, और नवदा भक्ति ले लिया, है ना। नवदा भक्ति में जो राम भगवान सबरी को 9 भक्ति सिखाते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे धृतिमम कथा प्रसंगा, है ना, इस प्रकार जो 9 भक्ति है। किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, है ना, जैसे आपने सबको ये चौपाई पता होगी, वर्षा बगत शरद ऋतु आई, है नहीं, फूले कांच सकल महु छाई। इस प्रकार सुंदरकांड में विभीषण का राम भगवान की शरण में आना, रावण का दूत भेजना, लक्ष्मण द्वारा रावण को पत्र भेजना, इस प्रकार के ये आप किस में जाएंगे, सुंदरकांड में। लंका कांड में सुमेल पर्वत पर श्री राम और चंद्रोदय का वर्णन मिलेगा आपको। उत्तरकांड में राम राज्य का वर्णन मिलेगा कि राम राज्य क्या है ना, राम राज्य के बारे में वर्णन मिलेगा, जिसमें तुलसीदास ने क्या बताया है ना, कि राम राज्य में ना कोई भूखा है, ना कोई चोरी हो रही है, हर तरफ सुख संपदा है, हर तरफ। ठीक है, फिर सूरदास का भ्रमर गीत सार आएगा, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, और इसमें पद संख्या 20 से 70 तक की बात की जाएगी। ठीक है, ये हमारी 4 यूनिट है। अभी हमारा समय, ये वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, इस कारण हम एक एक करके अलग अलग टुकड़ों में वीडियो बनाएंगे, है ना, आपको अलग अलग उसमें हिस्से में सिलेबस समझाया जाएगा। अगले वीडियो में आपको इकाई 5 से लेकर आगे तक की जो रहेंगी उन इकाइयों के बारे में बात की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समय पर सारी अपडेट मिलती रहे, सेट से संबंधित, सहायक प्राध्यापक से संबंधित, नेट से संबंधित सारी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे, सिलेबस से संबंधित जानकारी मिलती रहे। इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।